17वीं सदी का अंत होने जा रहा था। यूरोप एक नई सोच, एक नई चेतना से जाग रहा था और उन्होंने सिर्फ आर्ट और साइंस को ही नहीं बल्कि इमेजिनेशन को भी पंख देने शुरू कर दिए थे। अब लोगों की निगाहें उनके लिमिटेड संसार से बाहर थीं। वो उस दुनिया को जानना चाह रहे थे जिसे उन्होंने कभी भी नहीं देखा था। ये वो समय था जब यूरोपियन पावर्स, स्पेशली ब्रिटेन जो है, वो नई जमीन की तलाश में समुद्र की ओर बढ़ता चला जा रहा था। 1492 में कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया और कुछ ही सालों के बाद में 1498 में वास्को डी गामा इंडिया के कालीकट तट पर पहुंच जाता है। समुद्री रास्ता खुल जाता है और इसी के साथ में इतिहास के पन्नों में औपनिवेशिक दौड़ जो है शुरू हो जाती है। ब्रिटेन पहला कदम रखता है। एक बिजनेसमैन के रूप में ब्रिटेन जो है आगे बढ़ता है। 31 दिसंबर 1600 को कुछ ब्रिटिश बिजनेसमैन मिलकर के कंपनी बनाते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। करने तो व्यापार आए थे लेकिन फिर राजनीति करने लग जाते हैं। आप देख रहे हैं मेरे साथ आरजे कार्तिक के साथ दुनियादारी का स्पेशल एपिसोड, जिसमें हम बात करेंगे कि ब्रिटिश एम्पायर जो एक समय में दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर राज करता था, आज उसकी हालत क्या है और कैसे वो एम्पायर जो था वो सिमटता चला गया। 31 दिसंबर 1600 को कुछ ब्रिटिश व्यापारी मिलकर ये कंपनी बनाते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो व्यापार करने का पर्पस रखती थी लेकिन पीछे पीछे पॉलिटिक्स भी चल रही थी। भारत की मसालों की खुशबू, रेशमी कपड़ों की मुलायमियां और चाय की चुस्कियां अब यूरोप के बाजारों की डिमांड बन चुकी थी। 1608 में कुछ अंग्रेज व्यापारी गुजरात के सूरत बंदरगाह पर उतरते हैं। उनके हाथ में तलवार नहीं होती बल्कि व्यापार की चाह होती। लेकिन 7 साल की प्रतीक्षा के बाद सम्राट जहांगीर सर थॉमस रो को एक फरमान देते हैं कि आप अब सूरत में व्यापार कर सकते हैं। ये वो बीज था जिससे आगे चलकर के साम्राज्य का एक विशाल पेड़ उगता है। व्यापार चौकियों से होते हुए धीरे धीरे अंग्रेज जो है पॉलिटिक्स में कूद पड़ते हैं। जब वो देखते हैं कि भारत छोटे छोटे प्रांतीय राज्यों में बटा हुआ है तो अंग्रेजों के लिए गोल्डन चांस था। 1757 का साल उनके लिए निर्णायक बनता है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में युद्ध होता है। ब्रिटिश आर्मी को लीड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। युद्ध के अंत में नवाब की हार होती है और ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी संस्था से एक सत्ताशाली ताकत बन जाती है। इसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध होता है और इस बार कंपनी बंगाल, बिहार, ओडिशा की जो दीवानियां हासिल करने की जो है क्षमता ले आती है, यानी कि कर वसूल करने का अधिकार प्राप्त कर लेती है। ब्रिटेन अब सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं था, अमेरिका में भी उन्होंने उपनिवेश बनाए। हालांकि 1776 में अमेरिका ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया और फ्रीडम हासिल की, लेकिन इससे ब्रिटिश पॉलिसी में चेंज आया। अब उन्होंने अफ्रीका और एशिया पर ध्यान देना शुरू किया। अफ्रीका की गहराइयों में पहुंचने के लिए 1788 में लंदन में एक संस्था बनाई। 1806 में उन्होंने डचों से केप कॉलोनी जो है वो छीन ली। फिर मुंगो पार्क और जेम्स ब्रूस जैसे जो इन अन्वेषक थे वो अफ्रीका के भीतर पहुंचते हैं, एक ऐसी जमीन पर पहुंचते हैं जिसे यूरोप अब तक अज्ञात मानता था। एशिया की बात करें तो इंडिया के अलावा ब्रिटेन ने साउथ ईस्ट एशिया में भी अपने पांव पसारे। 1819 में उन्होंने सिंगापुर को एक उपनिवेश बनाया। फिर बर्मा, जो कि अब म्यांमार है, वहां 3 युद्धों के बाद 1885 में कब्जा कर लिया। 1824 की संधि से मलक्का और सुमात्रा का अधिकार भी उन्होंने हासिल कर लिया। 1857 ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं, जहां एक विद्रोह भड़कता है जिसे भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, जिसने पूरे उत्तर भारत में जागृति ला दी। लेकिन अंग्रेज इसे कुचलने की कोशिश करते हैं और 1858 में वो जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसे खत्म करते हैं और ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो है भारत को ले आते हैं। भारत में अब ब्रिटिश राज शुरू हो जाता है। 1837 में जब महारानी विक्टोरिया गद्दी पर बैठी थी तो ब्रिटेन के पास पहले से ही कनाडा, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के हिस्सों का कंट्रोल था। 1870 के दशक में साम्राज्य इतना फैल चुका था कि लोग कहते थे ब्रिटिश साम्राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता। 1901 में जब महारानी विक्टोरिया की मृत्यु हुई तब ब्रिटेन का साम्राज्य 3.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था, यानी कि धरती का 1/4 हिस्सा और 45 करोड़ लोगों पर वो शासन कर रहे थे। 19वीं सदी के मध्यकाल की बात करते हैं, कैसे समय की बात करते हैं जब पूरी दुनिया में जो दुनिया की हवा, धरती और समंदर है, वहां कहीं ना कहीं ब्रिटिश झंडा जरूर लहरा रहा था। लोग कहते थे ब्रिटिश साम्राज्य में सूरज कभी डूबता ही नहीं, क्योंकि धरती पर शायद ही कोई ऐसा पल होता हो जब ब्रिटिश राज के अधीन किसी न किसी भूभाग पर सूरज नहीं चमक रहा हो। इस विशाल साम्राज्य का प्रभाव ऐसा था कि दुनिया की लगभग 26% जो जमीन है वो ब्रिटिश झंडे के नीचे थी। करीब 25% पॉपुलेशन जो थी वो ब्रिटिश हुकूमत के अंडर में थी। ब्रिटेन का प्रभाव उस समय लगभग 80 कंट्रीज में और आइलैंड्स पर था, जिसमें अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और पैसिफिक ओशन तक ये पहुंच चुके थे। ब्रिटिश साम्राज्य सिर्फ एक ज्योग्राफिकल सिचुएशन नहीं थी, एक पॉलिटिकल पावर बन चुकी थी, एक आर्थिक मशीन बन चुकी थी और एक कल्चरल इंपैक्ट का सोर्स बन चुकी थी। अब चलते हैं 1952 में, जहां चीजें बदलने लगती हैं। 1952 में ब्रिटेन की महारानी का ताज पहनती हैं एलिजाबेथ द्वितीय। तब भी ब्रिटिश साम्राज्य का प्रभाव बना हुआ था। हालांकि तब साम्राज्य धीरे धीरे कम हो रहा था। करीब 55 देशों और द्वीपों पर अभी भी इनका शासन था, लेकिन असल में वो समय था जब साम्राज्य अपने पतन की ओर पहला कदम रख चुका था। जो वर्ल्ड वॉर हुई उसने ब्रिटेन को कमजोर किया और दुनिया भर में राष्ट्रवाद की लहरें उठ गई। भारत 1947 में आजाद हो चुका था। अफ्रीका के कई देश ब्रिटिश राज से मुक्त होने की तैयारी में थे। 1997 वो साल है जब
ब्रिटिश साम्राज्य का आखिरी झंडा भी उतर गया। जो इनका आखिरी पताका थी वो हांगकांग में उतर गई। हांगकांग का हस्तांतरण होता है, साम्राज्य का अंत होता है। ब्रिटिश साम्राज्य की अंतिम उपनिवेशी निशानी हांगकांग थी। 1 जुलाई 1997 को ब्रिटेन ने हांगकांग को चाइना को सौंप दिया और इस दिन को हिस्टोरियन जो है ब्रिटिश साम्राज्य के औपचारिक अंत के रूप में देखते हैं। इसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य जो कभी महासागरों को पार करता था वो सिमट करके सिर्फ 14 छोटे आइलैंड्स तक रह गया। आज जो ब्रिटेन के पास बचा है वो कभी के गौरव की परछाई मात्र। कुल 14 विदेशी क्षेत्रों पर ब्रिटेन का कंट्रोल है और इनकी आबादी मात्र 2,72,000 है। इनमें से कुछ आइलैंड्स का आकार 50 वर्ग किलोमीटर से भी कम है और कई जगहों की पॉपुलेशन तो 100 से भी कम है। सबसे बड़ा जो इनमें वो है फॉकलैंड आइलैंड, जिसका एरिया है करीब 12,000 स्क्वायर किलोमीटर का। खुद ब्रिटेन का जो एरिया है वो 2.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है, जबकि एक समय था जब इनका साम्राज्य 3.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ था। और अब बात कर लेते हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज की। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस 1931 में ब्रिटिश शासन से निकले देशों के सहयोग के लिए एक संगठन बना था। यह संगठन उन देशों का समूह था जो कभी न कभी ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा रहे थे। आज इस संगठन में 56 देश हैं, जिनमें से 52 ऐसे हैं जहां कभी ब्रिटिश हुकूमत हुआ करती थी। कॉमनवेल्थ अब एक राजनीतिक संगठन कम है और सांस्कृतिक साझेदारी का प्रतीक ज्यादा है। जहां अतीत का बोझ है, वर्तमान की साझेदारी में बदलने की कोशिश करता हूं। ब्रिटिश एम्पायर की यात्रा की शुरुआत एक व्यापारी कंपनी से हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिन्होंने मसालों की तलाश में समंदर पार किया और बंदूक की ताकत से देशों पर कब्जा करना शुरू किया। इंडिया को, अफ्रीका को, एशिया को, अमेरिका को और ऑस्ट्रेलिया को अपने साथ शामिल किया। फिर दुनिया ने देखा कि कैसे एक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट जो था वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना। लेकिन समय का पहिया घूमा और आज जब कोई कहता है कि ब्रिटिश साम्राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता था तो ये कहावत से ज्यादा विडंबना बन जाती है। कभी समुद्रों के आर पार तने झंडे अब इतिहास की किताबों में सिमट कर रह गए। कभी जिन देशों को बंदूक की नोक पर झुकाया गया, आज वो स्वतंत्र हैं और अपने कल्चर, अपनी पहचान और भविष्य के साथ खड़े हुए। शक्ति का स्वाभाविक नियम है कि ये चिरस्थायी नहीं होती, परमानेंट नहीं होती। और वही हुआ, जो एक ताज था वो अब एक याद बन गया है। जो एक नक्शे पर फैला साम्राज्य था वो अब इतिहास में रजिस्टर हो गया। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ब्रिटिश एम्पायर के बारे में काफी कुछ जानने को मिला हो।